this time to the Indian independent. August 15, 1947. Land, so rich in culture and tradition, there was unbounded joy. For our people were rejoicing, ready to welcome the long-awaited liberty, a liberty for which they had fought, suffered, and sacrificed. Operation. His shield was truth, his weapon, non-violence. And among those that gathered round the Mahatma are names that have written and are still writing glorious chapters in India's history. Pandit Jawaharlal Nehru, Sardar Vallabhbhai Patel, Babu Rajendra Prasad, Maulana Abul Kalam Azad, Sri Raja Gopalachari, Sarojini Naidu, Kamla Devi Chattopadhyay, Jai Prakash Narayan, Pandit Jawaharlal Nehru with Abdul Ghaffar Khan, affectionately called by the people the Frontier Gandhi. Gandhiji, the apostle of peace, was also a man of action. In 1930, at the head of a vast multitude, he marched to Dandi by the sea and there exhorted his followers to make salt and thus shatter the गाय और सूअर की चर्बी से बने उस कारतूस को मुंह से खोलते हैं। देखिए, इस राइफल की वजह से, जिसे अंग्रेजों ने अपनी सुविधा के लिए बनाया था, इसे आगे चल के कुछ ऐसा होता है जिसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा गया। तो इस पर्टिकुलर टाइम पे रानी लक्ष्मीबाई है वो चुप रह जाती है, और आगे वो बहुत दिक्कतें करती है। जब उन्हें मौका मिलता है वो मैं आपको बताऊंगा अभी। इसने अंग्रेजों की नींदें तो उड़ाई दी थी। किसी माँ ने अपने ही बेटे को मरते हुए देखा, तो किसी पिता ने अपने ही बेटे का जनाजा उठाया। उन्होंने कसम खा ली थी कि अब कोई भी अगर अंग्रेज दिखा तो वो उन्हें उसी टाइम पे गोली मार देगा। ये आज की इस वीडियो में हम देखेंगे 1837 के बाद से 1947 तक पूरी घटनाएं, जो मेजर इवेंट्स थी, वो आंदोलन, कुछ क्रांतिकारियों के बारे में, और किस तरह से हम भारतीयों ने अपनी आजादी है उसको छीना था। इस हर एक चीज को इस वीडियो के अंदर मैं कवर करने वाला हूं, तो वीडियो में अंत तक बने रहना। 1837 तक आते आते जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, लगभग डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से पूरे भारत पे उसका शासन हो गया था। देखिए, आप जो मैप देख रहे हैं उसमें जो ये पिंक कलर का एरिया दिखाया है, ये ब्रिटिश शासन है। उस टाइम पे लगभग 50% था, और जो बाकी के एरिया है उनको मैंने येलो और ग्रीन से शो किया है। अब जो बाकी के स्टेट है वहां पे भारत के राजाओं का शासन था। जो पीले एरिया था वहां पे हिंदू राजा शासन थे, और जो ग्रीन है वहां पे मुस्लिम। तो ये जो हमारे राजाओं का शासन था वो फ्रीडम नहीं था पूरा, वहां पे वो ब्रिटिश के साथ पूरा मिलके शासन चलाते थे। यानी यहाँ पे भी जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका इनडायरेक्टली शासन चल रहा था। उत्सा पटनायक जो एक अर्थशास्त्री थे, उन्होंने अपनी शोध में बताया 1765 से लेके 1938 के बीच जो ब्रिटिशर्स है वो बाहर से 45 ट्रिलियन डॉलर की संपत्ति है वो अपने देश ले गए थे। अगर आपने वो मैप ध्यान से देखा तो उसमें सिर्फ 50% एरिया था जहाँ पे जो कंपनी है उसका डायरेक्ट शासन था, तो बाकी का एरिया वहां पे राजा है उनकी इन्वॉल्वमेंट थी। तो कंपनी अब चाहती थी कि जो बाकी बचा हुआ एरिया है उस पर भी अपना रूल किया जाए। तो इसके लिए कंपनी वो अपनी आर्मी बढ़ाना चाहती है। देखिए, जो कंपनी की जो आर्मी थी उनके पास आधुनिक हथियार तो थे ही, उनके पास बंदूकें थी, और जो भारतीय सेना है उनके पास थी तलवारें हो गई या लाठियां। तो गोरे लोगों की फौज थी, उनके पास ये चीज की एडवांटेज थी। और जो कंपनी है वो ब्रिटिशर्स को हायर नहीं कर सकती थी क्योंकि उसमें बहुत टाइम लगता था। तो वो क्या करती है, वो भारत के ही लोगों को रिक्रूट करना चालू कर देती है। तो 19वीं शताब्दी के अंत तक, यानी 1876 से लेके 1878 तक और 1896 से लेके 92 तक क्या है कि भूखमरी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। यानी खाने की बहुत ज्यादा दिक्कतें होती है, और बेरोजगारी तो भारत में बहुत थी। तो ब्रिटिशर्स अपनी आर्मी में भारतीय को रिक्रूट कर रहे थे, तो भारतीय बड़े ही आसानी से और बहुत संख्या में है वो आर्मी ज्वाइन कर लेते हैं। जो ब्रिटिशर्स हैं वो इंडियंस को अपनी आर्मी में हायर तो कर रहे थे, पर उन्हें अभी भी नीचा समझते थे या भेदभाव करते थे। उन्हें उन पर भरोसा नहीं था। तो इस वजह से जो भारतीय हैं उनको सिर्फ सिपाही की जॉब दी जाती थी, और जो खुद ब्रिटिशर्स हैं वो बड़े बड़े ऑफिसर के पदों पे रहते थे। फिर भी इंडियंस काफी खुश थे क्योंकि जो सिपाही की जॉब थी वो काफी सिक्योर मानी जाती थी। देखिए, उस टाइम पे अकाल तो पड़ा ही था, जिस वजह से खाने की बहुत दिक्कतें थी।
तो अगर आप सिपाही बन गए तो आपको वो दिक्कत है वो नहीं आनी थी, और साथ में महीने के आपको 4-5 रुपए भी मिल जाते थे, वो भी एक्स्ट्रा। तो आपके पास और चीजों से ज्यादा अच्छी चीज मिलती थी, इसलिए जो इंडियन थे वो बहुत खुश होते थे सिपाही बनने पर भी। तो इसी रीजन के कारण जो ब्रिटिश आर्मी थी उसमें जो इंडियन्स है उनका रेशो बहुत हो जाता है, यानी 6:1 हो जाता है। डेटा के मुताबिक लगभग 45,000 अगर ब्रिटिशर है तो 2,38,000 देसी सिपाही होते थे। तो जब ये आंकड़ा सामने आया तो ब्रिटिश आर्मी के जो ऑफिसर थे उन्होंने गवर्नर जनरल डलहौजी को चेतावनी दी कि एक तरफ तो आप भारतीय हैं या जो किसान है उनको आप लूट रहे हो, उन पे अत्याचार कर रहे हो, और दूसरी तरफ आप इतने संख्या में इंडियंस है उनको आप आर्मी में ले रहे हो और उन्हें हथियार भी दे रहे हो। तो अगर ये कभी भड़क गए तो आपके लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। इस पर्टिकुलर टाइम पे क्या होता है कि 12 जनवरी 1848 को जो डलहौजी है उसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। उसका सिर्फ एक ही मकसद होता है कि डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से भारत के जो जितने भी स्टेट्स बचे हैं जिनपे भारतीय रजाओं का अधिकार है उनको किसी ना किसी तरीके से ब्रिटिश रूल के अंदर ले लिया जाए। तो वो रिसर्च करने लगते हैं। अब उन्हें पता चलता है कि कुछ राज्यों के जो राजा हैं उनके पास खुद की संतान नहीं है, तो राजा है वो क्या करते हैं, वो बच्चे को गोद ले लेते हैं और उन्हें अपना उत्तराधिकारी बना देते हैं। ये चीज को जो डलहौजी है वो एक अपॉर्चुनिटी समझता है। तो इसका फायदा उठाकर डलहौजी है वो 1848 में एक लॉ लेके आता है, डॉक्ट्रेट ऑफ लेप्स। इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या था कि अगर किसी राजा या रानी के खुद का बच्चा नहीं है तो वो अपने बच्चे को उत्तराधिकारी नहीं बना सकते। अगर आपके खुद का बच्चा है तो आप उसे अपना नेक्स्ट उत्तराधिकारी बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर नहीं है तो आप गोद लिए हुए बच्चे को सिर्फ अपनी जो संपत्ति है उसका कुछ हिस्सा दे सकते हैं, पर पूरा का पूरा राज्य देना ये पॉसिबल नहीं है। तो अगर आपका खुद का बच्चा नहीं है तो जो पूरा स्टेट है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल में आ जाएगा। इससे पहले भी लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि निकाली थी, जिसमें क्या था कि जो भारतीय राजा है उनको अगर युद्ध के लिए या सुरक्षा के लिए कुछ ब्रिटिशर आर्मी चाहिए तो वो आप रख सकते हैं। उसके लिए जितना भी खर्च होगा वो जो राजा है वो खुद ही देगा। और इन्हें रखना इतना ज्यादा महंगा था कि धीरे धीरे जो राज्य है वो कंगाल होते गए। तो फिर ईस्ट इंडिया कंपनी है वो उन पे राज करने लगी। तो धीरे धीरे इस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना साम्राज्य वो बढ़ाया था। और अब जो डलहौजी है वो एक नई नीति लेके आ गए थे। तो जब ये लॉ लागू हुआ तो इसके लागू होते ही 1848 में सबसे पहले सतारा, फिर जयपुर, फिर संबलपुर, फिर नागपुर और फिर झांसी को भी अपने कब्जे में ले लिया गया। झांसी पर रानी लक्ष्मीबाई और उनके पति गंगाधर राव का शासन था। और जब गंगाधर राव की मृत्यु हो जाती है तो इन दोनों ने जो गोद लिया पुत्र था उसको उत्तराधिकारी बनाने से जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो इनकार कर देती है और अपने लॉ के तहत उसको ब्रिटिश शासन के अंतर्गत ले लेती है। और जो महारानी लक्ष्मीबाई होती है उन्हें 60,000 रुपए की पेंशन हर वार्षिक दी जाती है। तो इस पर्टिकुलर टाइम पे रानी लक्ष्मीबाई है वो चुप रह जाती है। आगे वो बहुत दिक्कतें करती है, जब उन्हें मौका मिलता है वो मैं आपको बताऊंगा अभी। ईयर 1856 में अवध जो आज का यूपी है वहां पे वाजिद अली शाह का शासन था। तो जो अंग्रेज होते हैं वो क्या करते हैं, उनपे कुशासन का आरोप लगाते हैं और जो उनका राज्य है उस पर कब्जा कर लेते हैं। तो देखिए जो ब्रिटिशर्स थे ये इतना सब कुछ कर रहे थे तो इनको लेके भारतीय थे उनके मन में बहुत गुस्सा भर चुका था, पर इस टाइम पे वो कुछ कर नहीं सकते थे। तो ब्रिटिशर्स है वो क्या करते हैं, वो भारतीय समाज में जो इंडियन रिलीजन्स होते हैं उनमें दखल देना शुरू कर देते हैं, यानी अपने ईसाई धर्म को बढ़ावा देने लग जाते हैं। और ये मतलब फोर्स करते हैं कि लोग है वो धर्म परिवर्तन करके ईसाई बन जाए। अंग्रेजों के दबाव में आके बहुत सारे व्यक्ति हैं वो अपना धर्म परिवर्तन कर लेते हैं। तो वहां पे इंडियंस है वो क्या एक इसका सोल्यूशन निकालते हैं कि जो व्यक्ति ने धर्म परिवर्तन किया है उसको हम समाज से बेदखल कर देंगे, जो उसकी प्रॉपर्टी है वो भी उससे छीन ली जाएगी। तो ये जब बात अंग्रेजों के सामने आती है तो वो क्या करते हैं, ईयर 1850 में रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट लेके आते हैं कि अगर किसी व्यक्ति ने धर्म परिवर्तन करके अगर वो ईसाई बना है तो जो उसकी प्रॉपर्टी थी जो पहले की वो उसका पूरा अधिकारी होगा और उसको आप समाज से बेदखल भी नहीं कर सकते। बल्कि जो अंग्रेज थे वो तो यहां तक कोशिश करते थे कि जिसने धर्म परिवर्तन किया है उसको बाकी धर्मों के लोगों से ऊंचा ओहदा दिया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अपना धर्म परिवर्तन करके ईसाई बन सके। यहां तक भी नहीं, ईयर 1856 में हिंदू विडो रीमैरिज एक एक्ट लेके आते हैं जिसमें क्या था कि जो औरतें विधवा हो चुकी हैं वो दोबारा शादी करवा सकती हैं। ये चीज भारतीय मान्यताओं के बिल्कुल खिलाफ थी, पर अंग्रेज यहां पर भी नहीं रुकते। इसी साल जर्मन सर्विस एनलिस्टमेंट एक एक्ट बनाते हैं
जिसमें क्या होता है कि जो सिपाही थे लड़ाई के लिए या किसी काम के लिए समुद्र पार भेजा जाता था। अब जो भारतीय जो रिलीजन्स है उनमें ये मान्यताएं थी कि अगर कोई व्यक्ति समुद्र पार जाता है या उसको भारतीय समाज से बॉयकॉट कर दिया जाता है। जो ब्रिटिशर्स थे वो बहुत ज्यादा भारत के जो समाज है या उनके रिलीजन्स है उन्हें बहुत दखल दे रहे थे। तो अब भारतीय उनमें गुस्सा है वो एकदम चरम पर पहुंच चुका था। पर इसमें आग है वो एक राइफल नहीं लगाई। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। जो ब्रिटिशर्स है वो पहले अपनी बंदूक यानी ब्राउन बेस का यूज करते थे, जिसमें क्या था कि आपको एक सीमित मात्रा में पहले बारूद डालना है और फिर आपको उसमें कारतूस डालना है और फिर आपको एक पतली सी रोड से उसको एडजस्ट भी करना होता है। और इसमें क्या था कि बहुत ज्यादा टाइम लगता था, बहुत खर्चीली थी। और जब कोई सिपाही इस ब्राउन बेस का यूज करता था तो उसको अपने साथ 2 बैग रखने पड़ते थे, जिसमें एक में तो था यानी बारूद और दूसरे में था कारतूस। तो ब्रिटिशर शुरुआत से इसका एक सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते थे। तो वो क्या करते हैं कि वो नई राइफल बनाते हैं जिसका नाम था P53 एनफील्ड राइफल। इस राइफल की वजह से, जिसे अंग्रेजों ने अपनी सुविधा के लिए बनाया था, इससे आगे चल के कुछ ऐसा होता है जिसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा गया। इसने अंग्रेजों की नींदें तो उड़ाई दी थी, पर इसी के साथ भारत पर डायरेक्ट है वो ब्रिटिश रूल चालू हो गया था। देखिए मैं आपको बताऊं तो 1858 से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी वो रूल करती थी और 1858 के बाद ब्रिटिश राज चालू हो गया था। वो कैसे हुआ अभी मैं आपको वही बताता हूँ। तो ये जो नई राइफल थी एनफील्ड राइफल, इसमें क्या था कि जो आपका कारतूस और बारूद है उसको एक ही साथ जितनी काउंटिंग में उसको रखना चाहिए उतना एक पैकेट में बंद होता था। अब ये ऊपर एक कागज से बंद होता था, तो जो इतना मजबूत नहीं था, आपने उसमें ज्यादा ध्यान नहीं दी तो वो कट या फट सकता था। तो इसका सोल्यूशन करने के लिए क्या किया जाता है कि जो कारतूस था, पूरा कारतूस में आपको वो बारूद और जो गोली है उनको मिला के बोल रहा हूँ, कारतूस था उस पर एक लेप यानी पॉलिश करनी चालू कर देते हैं और गाय और सुअर की चर्बी का एक कवर बनाते हैं ताकि ये जो है वो बारिश से भी खराब ना हो और वैसे भी ये टूट कटे फटे ना। इसके लिए वो गाय और सुअर की चर्बी का यूज करने लग जाते हैं। तो होता क्या है कि जनवरी में 1857 में एक कोलकाता के दमदम इलाके के पास में ब्राह्मण सिपाही को एक खलासी व्यक्ति ने, देखिए जो खलासी शब्द है ये उस टाइम पे जो नीचे जाति के लोग थे उनके लिए लिया जाता था। तो एक खलासी जाति के व्यक्ति ने उस ब्राह्मण सिपाही को ताना मारा कि आप अपने धर्म की और अपने सिद्धांतों की बात सिर्फ हम जैसे नीचे जाति के लोगों के सामने कर सकते हैं, जब आप ब्रिटिशर्स यानी जो अंग्रेजों के सामने होते हैं तो आप बड़ा झुक झुक के या सम्मान से उनके साथ बातें करती है और आपका धर्म है वो वहां पे गायब हो जाता है। गाय और सुअर की चर्बी से बने उस कारतूस को मुंह से खोलते हैं। तो जब ये बात ब्राह्मण सैनिक सुनता है तो उसको थोड़ा थोड़ा शक होने लग जाता है और वो क्या करता है कि अपने रेजिमेंट में जाता है और वहां पे जो और सैनिक होते हैं उनके सामने भी वही बात करता है। इससे ये चारों तरफ हवा फैल जाती है कि जो हम ये एनफील्ड राइफल का यूज करें तो इसमें जो कारतूस यूज किया जाता है उसमें गाय और सुअर की चर्बी का यूज होता है। तो ये जो बटालियन थी यानी 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री जो बैरकपुर छावनी में तैनात थी, इसने ये जो खबर है ये पूरी आग की तरह चारों तरफ फैला दी थी कि ब्रिटिशर्स हैं वो उनका धर्म परिवर्तन करना चाहते हैं और हिंदू और मुस्लिम है वो दोनों भड़क जाते हैं। अब एक सिपाही था मंगल पांडे, उन्होंने कसम खा ली थी कि अब कोई भी अगर अंग्रेज दिखा तो वो उन्हें उसी टाइम पे गोली मार देगा। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे वो 2 ब्रिटिश अधिकारियों पे हमला कर देते हैं और उन्हें मार देते हैं। इसके बाद मंगल पांडे उनको फांसी दे दी जाती है। पर ये जो चिंगारी को लगा के गए थे वो अब आगे आंदोलन में बदलने वाली थी। तो उसके बाद 10 मई 1857 को मेरठ के सिपाहियों ने भी एक बड़ा जन विद्रोह कर दिया था। जेल में बंद कैदियों को छुड़ाकर दिल्ली की तरफ चल पड़े थे। उन्होंने बहादुर शाह जफर को इस आंदोलन और देश का बादशाह घोषित कर दिया था। देखिए ये जो आंदोलन था वो लखनऊ, कानपुर, झांसी और बरेली और भी कई जगहों पे बड़ा रूप ले रहा था। झांसी में तो रानी लक्ष्मीबाई जी, कानपुर में नाना साहब और तात्या टोपे और बिहार में कुंवर सिंह जैसे नेताओं ने नेतृत्व किया और आगे जाके ये विद्रोह था, यही भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहलाया। देखिए लोगों को ऐसा लगने लगा था कि शायद वो इस विद्रोह में जीत जाएंगे, सफल हो जाएंगे, फिर से भारतीय शासन है वो लागू होगा। यहाँ पे जो अंग्रेज है वो शुरुआत में तो कुछ युद्ध हारते हैं पर धीरे धीरे अपनी योजनाएं बनाकर वो फिर से कमबैक करते हैं और इस विद्रोह को बेरहमी से कुचल देते हैं। देखिए हजारों लोगों को मार दिया जाता है। अनुमान है कि दिल्ली के सिर्फ एक कुएं से 124 लोगों की लाशें मिली। अगर मैं अकेले अवध की बात करूं तो उसमें 1.5 लाख लोग हैं वो मारे गए थे और उनमें से 1 लाख है वो सिर्फ आम नागरिक थे।
इतने बड़े विद्रोह के बाद अंग्रेजों की वो आंखें खुल जाती है और 1857 में ईस्ट इंडिया कंपनी उसका राज है वो खत्म हो जाता है और उसके बाद भारत है वो सीधा ब्रिटिश क्राउन यानी जो ब्रिटिश सरकार थी उसके अधीन हो जाता है। अब 1857 के बाद क्या है कि भारतीयों को समझ आ गया था कि बिना एकता के और बिना सोच समझ के वो है आजादी नहीं पा सकते। तो वो 1885 में A.O. ह्यूम जो रिटायर्ड सिविल सर्वेंट थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करते हैं। दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता और व्योमेश चंद्र बनर्जी हैं वो इनके शुरुआती सदस्य थे इस संगठन के। अब शुरुआत में कांग्रेस है वो याचिकाओं के जरिए अपनी बात मनवानी थी पर धीरे धीरे इसका जो रुख है वो उग्र होता गया। तो राष्ट्रवाद की बढ़ती भावना को कुचलने के लिए सन 1905 में लॉर्ड कर्जन जो उस टाइम के वायसराय थे वो क्या करते वो बंगाल का विभाजन कर देते हैं। इसका रीजन है वो उन्होंने प्रशासनिक सुविधा दिया पर असल में तो हिंदू और मुस्लिम को आपस में बांटना था। अब इसको लेकर क्या है कि पूरे भारत में स्वदेशी आंदोलन शुरू हो जाता है जिसमें विदेशी चीजें उनका बहिष्कार किया जाता है। इस पर्टिकुलर टाइम पे क्या होता है कि जो कांग्रेस होती है उसमें भी मतभेद शुरू हो जाते हैं। नरम दल और गरम दल दो गुट बन जाते हैं। ये 1907 में हुए सूरत अधिवेशन में स्पष्ट दो गुट दिखाई देते हैं। नरम दल के जो नेता थे वो याचिकाओं में विश्वास रखते थे। अगर वहीं हम गरम दल को देखें जिसमें लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक जैसे व्यक्तियों का ये मानना था कि ये जो आजादी है ये हमें संघर्ष से ही मिलेगी। तो ये जो फूट डालो की जो नीति थी इसने कुछ समय के लिए जो आंदोलन है उसको कमजोर कर दिया था। और इसी दौरान 96 में आगा खान और ढाका के सुल्तान सलामुल्लाह के नेतृत्व में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। अब अंग्रेज लोग होते हैं वो क्या करते हैं वो इस चीज को बढ़ावा देते हैं ताकि वो कांग्रेस के सामने और मजबूत राजनीतिक चीज को खड़ा कर सके। ईयर 99 में क्या होता है कि पार्लियामेंट सुधार आयोजन होता है जिसमें मुसलमानों को अलग निर्वाचन क्षेत्र दे दिया जाता है जिससे भारत में सांप्रदायिक राजनीति की नींव रखी जाती है। अब इस टाइम तक आते थे क्या हो गया था कि जो अंग्रेज है वो अपनी बातें सिर्फ डायरेक्ट नहीं थोप सकते थे जैसे वो पहला करते थे। 1857 के संघर्ष के बाद उन्हें अपनी चीजों को मनवाने के लिए थोड़ा टाइम लगना पड़ता था। 1857 के संग्राम के बाद क्या हो गया था कि भारतीय वो अपनी चीजों को लेकर बड़े सचेत होने लगे थे। बहुत से आंदोलनकारी नेता या जो क्रांतिकारी है वो सामने आने लगे थे जो इन चीजों का बढ़ चढ़कर विरोध करते थे। तो कहीं कहीं पे अंग्रेज है उनको हार माननी पड़ती थी जिससे भारतीयों को थोड़ा विश्वास होने लगता था कि कहीं ना कहीं वो स्वतंत्रता पा सकते हैं। तो इसी टाइम पे आरंभ होता है गांधी युग का। ईयर 1915 में महात्मा गांधी जी है वो दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटे थे और सबसे पहले उन्होंने चंपारण आंदोलन किया जिसमें उन्हें विजय प्राप्त हुई। अब क्या था कि 1990 में सरकार है वो रोलेट एक्ट लेके आती है जिसके अंतर्गत क्या था कि भारतीय किसी भी भारतीय को बिना कोई मुकदमा चलाए कभी भी उसको जेल में डाल सकती है। इस चीज को लेके पूरे देश में ही विरोध है वो शुरू हो गए थे। 30 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक शांतिपूर्ण सभा की जाती है जिसमें क्या था कि इस रोलेट एक्ट पे थोड़ी चर्चाएं होनी थी। जनरल डायर आता है और वो इस सभा पर अंधाधुंध गोलियां चलवा देते हैं। तो इसके बाद ब्रिटिश सरकार की जो आधिकारिक हंटर कमीशन है उसने 379 मौत को रजिस्टर किया पर भारत राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुसार जो मरने वालों की संख्याएं हैं वो 1000 से कहीं अधिक थी और 1500 से ज्यादा लोग वो घायल हो गए थे। देखिए कितना बड़ा हत्याकांड था। और इसके बारे में चौंकाने वाली बात अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें जो हजारों लोग मरे थे वो तो भारतीय थे ही, जिन्होंने गोली चलाई वो भी भारतीय थे। और अगर आप गूगल पे जाके देखेंगे तो कुछ साइट्स आपको ऐसी मिल जाएगी जहां पे बताया है कि जो जनरल डायर था वो अकेला अंग्रेज था, बाकी सभी भारतीय थे। और उस डायर के एक आदेश पे सभी भारतीयों ने अपने ही भारतीयों पे गोली चला दी। तो इस हत्याकांड ने पूरे देश को हिला के रख दिया था और इसको लेकर महात्मा गांधी जी ने 1920 में ऐसे आंदोलन है वो शुरू कर दिया था। लाखों भारतीयों ने स्कूल, कॉलेज और जो उपाधियां थी वो त्याग दी थी। 1921 में जब आंदोलन है वो चरम पर था तब 102 करोड़ का जो विदेशी आयात है वो घटकर 55 करोड़ हो गया था। यह पहला राष्ट्रीय जन आंदोलन था। पर 1920 में चोरी हत्याकांड होता है जिसमें क्या होता है कि जो आंदोलनकारी होते हैं वो एक पुलिस स्टेशन में आग लगा देते हैं जिसमें पुलिस ऑफिसर भी थे, जिसमें वो लोग मारे जाते हैं। तो गांधी जी है वो ना चाहते हुए भी इस आंदोलन को रोक देते हैं। अब इनसे क्या कुछ क्रांतिकारी हैं वो काफी नाराज होते हैं गांधी जी के इस फैसले से, क्योंकि अब उन्हें ऐसा लगता था कि जो आंदोलन है वो चरम पर जा चुका था।
तो इतनी छोटी सी चीज के लिए आंदोलन को रोकना कोई सही डिसीजन नहीं है। तो एक तरफ गांधी जी थे जो अहिंसक आंदोलन कर रहे थे, और वहीं दूसरी तरफ भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल जैसे क्रांतिकारी है, वो सशस्त्र संघर्ष के लिए तैयार थे। ईयर 1928 में जब फैमन कमीशन आता है तो उसको लेके क्या है, विरोध होता है। तो जहां पर जो विरोध करने वाले लोग होते हैं उन पे पुलिस है वो लाठीचार्ज करती है। तो उसमें लाला लाजपत राय उनके सर पर चोट लगती है, जिससे उनकी डेथ हो जाती है। इसका बदला लेने के लिए भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव होते हैं, वो क्या करते हैं, ब्रिटिश पुलिस अधिकारी सैंडर्स की है वो हत्या कर देते हैं, और बाद में इन तीनों को आगे चल के फांसी हो जाती है। अब इसके एक साल बाद यानी ईयर 1929 में लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित होता है। 26 जनवरी 1913 को भारत का प्रथम स्वतंत्रता दिवस बनाया जाता है। और इसी साल यानी 1913 को गांधी जी है वो ठेला उठाकर एक विरोध करते हैं, जो असल में नमक के टैक्स पर होता है। और यही था प्रसिद्ध दांडी मार्च। साबरमती से लेकर दांडी तक वो पैदल यात्राएं की थी, और उन्होंने समुद्र में जाकर वहां से नमक बनाया, और जो ब्रिटिश का कानून था उसको तोड़ दिया। तो इस आंदोलन ने ब्रिटिश सरकार को हिलाकर रख दिया। अब इस दांडी मार्च के बाद जो ब्रिटिशर्स थे उनको भारतीयों को आगे लेके, उनके भविष्य को लेके दबाव बढ़ने लगा। तो भारतीयों के भविष्य के लिए क्या करते हैं, वो गोलमेज सम्मेलन का आयोजन करते हैं, जिसमें जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है वो इस पहले सम्मेलन का बहिष्कार कर देती है। इसके बाद ईयर 1931 में गांधी इरविन समझौता होता है, जिसमें क्या होता है कि गांधी जी वो जो सेकेंड गोलमेज सम्मेलन होंगे उसमें हिस्सेदारी लेंगे। गांधी जी जाते भी हैं, पर उन्हें वहां पे कोई नतीजा नहीं निकलता, तो वो बीच में ही वापस आ जाते हैं। अब इसी बीच ब्रिटिश जो प्रधानमंत्री थे रैमसे मैकडोनाल्ड, उन्होंने कॉमनवेल्थ अवार्ड की वो घोषणा कर दी थी, जिसमें क्या था, दलित जो लोग थे उनके लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई थी। तो यहाँ पे असल में नीति ये थी कि जिस तरह से मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र बना, फिर हिंदू अलग हुए, और कांग्रेस है उसमें भी फूट पड़नी चालू हुई। ये सभी तो किया तो ब्रिटिश लोगों ही था, और साथ में दलितों के लिए भी अलग करे थे, जिसकी आवाज है वो अम्बेडकर उठा रहे थे। तो धीरे धीरे जो ये एकता में फूट पड़नी शुरू हो गई थी। अब ये बात गांधी जी को तो समझ में आ गई थी, और जो अंग्रेज है वो इस चीज को इस तरह से दिखा रहे थे, इस चीज में उनका कोई फायदा नहीं है, वो तो भारत के भविष्य के लिए, एक उज्जवल भविष्य के लिए ये सभी काम कर रहे हैं। तो ये फूट डालो राज करो की नीति का एक और खतरनाक कदम था। तो अब गांधी जी क्या करते हैं, वो इसका विरोध करते हैं और उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। तो गांधी जी अब वहीं पे नहीं रुकते, वो जेल में अमृत अनशन है उसको शुरू कर देते हैं। इसके अंत में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और गांधी जी के बीच में समझौता होता है, जिसे पुनः पैक्ट कहा गया। इसमें यह था कि जो दलित है उनके लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र नहीं रखा जाएगा, बल्कि जो प्रांतीय विधानसभा थी उसमें उनको एक सीट दे दी जाएगी, दलितों के लिए फिक्स सीटें होंगी। अब इसके बाद क्या होता है कि जो ब्रिटिश सरकार है वो ईयर 1935 में भारतीय जो राज्य थे, प्रांत थे, उनको थोड़ी स्वायत्तता देती है, थोड़ी फ्रीडम देती है। तो इसके आधार पे क्या होता है कि ईयर 1937 में चुनाव आयोजित होते हैं, और उन चुनावों में जो कांग्रेस है वो अपनी सरकार बना लेती है। तो लगता है कि जो चीजें हैं वो सही दिशा में जा रही है, पर तभी क्या होता है कि ईयर 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर है वो शुरू हो जाता है, और जो ब्रिटिशर्स है यानी जो अंग्रेज थे, उन्होंने भारतीय नेताओं को बिना बताए जो इंडिया है उसको भी इस युद्ध में झोंक दिया था। तो अब इसका विरोध करने के लिए क्या करते हैं, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है वो जितने प्रांतों में उसकी सरकारें थी वो सभी से इस्तीफा दे देती है। तो इस वजह से जो ये आंदोलन है ये नए अवतार और अपनी चरम पे पहुंच चुका था। अब इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान क्या होता है कि भारत है वो अपनी स्वतंत्रता की मांग है उसको और तेज कर देता है, पर इसी पर्टिकुलर टाइम पे जो कांग्रेस होती है उसके अंदर मतभेद शुरू हो जाते हैं। ईयर 1939 में जो सुभाष चंद्र बोस है वो गांधी जी के उम्मीदवार को हटाकर कांग्रेस के नए अध्यक्ष बन जाते हैं। इसके बाद क्या होता है कि जो गांधी जी है उनका इन्हें सहयोग नहीं मिलता, जिसकी वजह से इन्हें इस्तीफा देना पड़ता है, और जो सुभाष चंद्र बोस होते हैं वो अपना रास्ता अलग बना लेते हैं और वो जापान चले जाते हैं। और फिर जो बोस है वो जापान और जर्मनी जाते हैं, क्योंकि वहां पे जो भारतीयों को लेके गए थे दास प्रथा के हिसाब से कि जो भारतीयों को काम करने के लिए विदेशों में ले गए। तो सुभाष चंद्र बोस क्या करते हैं कि उन विदेशों में जाते हैं, वहां बेस बदल बदल कर रहते हैं, और जो भारतीय थे जिन्हें गुलाम बनाया गया था उनको इकट्ठा करते हैं, अपने साथ लाते हैं और एक फौज बनाने की तैयारी करते हैं। और इसी बीच क्या है, जो सुभाष चंद्र बोस है वो हिटलर से भी मिलते हैं और जापान की मदद से अपनी जो आजाद हिंद फौज है उसको तैयार करते हैं। इस फौज के अंदर टोटल 43,000 सिपाही थे, और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा है वो इन्होंने दिया था। ईयर 1942 में
गांधी जी है, उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया और करो या मरो का नारा दिया। यह अंग्रेजों के खिलाफ अंतिम और सबसे बड़ा आंदोलन था। अगस्त 1942 से लेके दिसंबर 1943 तक जो अंग्रेज है, उन्होंने इस आंदोलन को कुचलने के लिए कई बड़े कदम उठाए। यानी कुछ आंकड़ों के अनुसार मैं आपको बताता हूं कि अंग्रेजों ने 1000 से ज्यादा लोगों को मार दिया था और 60,000 से भी ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया था। कहा तो यह भी जाता है कि जो जेल है वो कम पड़ गई थी, क्योंकि इतने सारे लोगों को है वो जेल में बंद करना पड़ा था। द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, जिसमें जो ब्रिटेन है उसका ज्यादातर फोकस है वो अपनी लड़ाई पे था, तो भारतीय उन पे ज्यादा फोकस नहीं दे पाए। और इसी पर्टिकुलर टाइम पे क्या था कि जो भारतीय थे उन्होंने जो अपना कदम उठाना था वो उसके लिए उन्हें ज्यादा टाइम मिल रहा था और थोड़ी फ्रीडम भी थी। तो द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होते होते जो ब्रिटिशर्स थे उनको ये तो पता चल गया था कि भारत पर अब राज कर पाना संभव नहीं है, क्योंकि इतने सारे नेता, इतने सारे क्रांतिकारी आ चुके थे और उन्होंने अपने संगठन बना लिए थे। समाचार पत्रों की वजह से या आन बनवेल से बोली जानी भाषाओं में वो अपने जो समाचार है वो सभी पूरे भारतीयों को फैलाने की कोशिश करते थे। तो ईयर 1946 में कैबिनेट मिशन है वो भारत आता है, जिसमें क्या होना था कि कांग्रेस और मुस्लिम है उनमें जो सत्ता है उसका बंटवारा होना था। ये दोनों यानी कांग्रेस और मुस्लिम लीग, ये दोनों ही सत्ता के बंटवारे पर एकमत नहीं होती। जो मुस्लिम लीग के अध्यक्ष थे, नेता थे, यानी मोहम्मद अली जिन्ना, वो क्या करते हैं कि वो पाकिस्तान की एक मांग रखते हैं, यानी एक अलग देश बनाएंगे जिसका नाम होगा पाकिस्तान। तो अब आ गया था ईयर 1947, जिसमें आखिरकार क्या था कि लॉर्ड माउंटेबन है उनको भारत का आखिरी वायसराय बनाकर भेजा गया था। तो 3 जून 1947 को प्रस्ताव रखा गया कि भारत और पाकिस्तान है वो अलग हो गए और कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने इस बात पे सहमति जता दी। तो 15 अगस्त 1947 को देश है वो आजाद हो गया, पर इस आजादी की हमें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। पूरा देश का बंटवारा हो गया, यानी पंजाब और बंगाल के बहुत बड़े प्रांत है वो अलग हो गए थे। इतिहास के सबसे बड़े बंटवारों में से एक था, जिसमें लाखों लोग मारे गए और करोड़ों लोग वो बेघर हो गए थे। एक आंकड़ों के अनुसार यही है कि 10 से 20 लाख लोग हैं वो इस दंगों के अंदर मारे गए थे और 1.5 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को अपना घर बार छोड़ना पड़ा था। एक ऐसी त्रासदी थी जिसे आज भी याद रखा जाता है। इस वीडियो के अंदर मैंने जितना हो सका उतना संक्षेप में पर आपको सब कुछ बताने की कोशिश की है कि ये जो हमें आजादी मिली है ये हमारे पूर्वजों की देन है। किसी माँ ने अपने ही बेटे को मरते हुए देखा, तो किसी पिता ने अपने ही बेटे का जनाजा उठाया, तो बहुत दुखों के साथ, बहुत कष्ट पीड़ाओं के साथ या बहुत ज्यादा संघर्ष करने के बाद हमने ये आजादी ली है। तो हमेशा हमें अपने भारत देश के इतिहास पर गर्व होना चाहिए। सो प्राउड बिकॉज आई एम ए इंडियन। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।